बॉलीवुड की चर्चित फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता इस वक्त हमारे साथ है। कई वर्षों के बाद एक बार फिर यह मीडिया में चर्चे में आई हैं। मैम, कई वर्षों के बाद मीटू का चर्चा में आई थी आप कई वर्ष पहले, उसके बाद अचानक आप फिर एक बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करती हैं और कई तरह के सवाल आप खड़ी करते हैं। उसके माध्यम से आपने आरोप लगाया कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है। पूरा मामला क्या है? देखिए, वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा मुझे पता नहीं था। वो एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मैं मतलब परेशान हो चुकी हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं काफ़ी लो प्रोफाइल रहती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मीडिया में आने का और ये सब करने का। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं आध्यात्म की राह पे हूँ और मोस्टली मैं इवेंट्स और ये सब अपीयरेंसेस वगैरह करती हूँ, थोड़ा बहुत ब्रांड का काम करती हूँ। और बाकी टाइम मैं अपने आध्यात्म के साधना ट्रिप्स में जाती हूँ, उज्जैन, कामाख्या, काशी वगैरह। और मैं अभी रिसेंटली काशी से वापस आई, मुझे काशीवास लेना था लेकिन मेरा वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैं बहुत काफ़ी थोड़ा डाउन थी फिजिकली, मतलब टायर्ड थी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल में मेरे साथ इतनी अजीब अजीब घटनाएं घटी है ना कि मैंने उसको संभाला है, मैंने अपने आप को भी संभाला। लेकिन एक टाइम आता है कि आप मतलब ना आपका दिमाग का दही हो जाता है। तो इतनी सारी घटनाएं घटी है कि परसों के दिन एक कुछ मैटर हुआ था मेरे घर के बाहर और ये होता आ रहा है कि अननोन पीपल मतलब मेरे घर तक आने की अनुमति नहीं है। मैंने इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि डीएनडी डिलीवरी होगा, डू नॉट डिस्टर्ब डिलीवरी। कभी जब ओटीपी जब ज़रूरत होता है तब भी मैं ओटीपी वॉचमैन को ही दे देती हूँ, फिर वो उनको देके कलेक्ट कर लेता है। कभी अगर कुछ अर्जेंट मेरा ज़रूरत मुझे लगे कि मैं ओटीपी देके खुद डिलीवरी लूँ तभी मैं करती हूँ। तो कल ऐसा हुआ, परसों नहीं, कल या परसों था, हाँ परसों ऐसा हुआ कि मैं इतनी इंटरव्यूज़ दे रही हूँ ना, मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे। हाँ, तो परसों ये हुआ कि कोई आ गया दरवाजे पर और मुझे लगा मैं तो आफ्टरनून में डिलीवरी आया था, तब वॉचमैन ने पिकअप किया था। तो शाम की डिलीवरी वॉचमैन क्यों पिकअप नहीं कर रहा है? मैंने पूछा, अंदर से पूछा, दरवाज़ा नहीं खोला। तो बोलता है मैडम डिलीवरी है, दरवाज़ा खोलो। मैंने बोला वेट अ मिनट, तुम कैसे आ गए? तुमको वॉचमैन को देना था। और मैंने इंस्ट्रक्शन डाल के रखा है ऐप में, डीएनडी डिलीवरी और वॉचमैन को देना है। नहीं, वॉचमैन ने लिया नहीं। मैंने बोला वॉचमैन को मैं इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन नहीं, वॉचमैन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि उनको किसी ने बोला कि पार्सल नहीं लेने को, आप दरवाज़ा खोलिए। मैंने बोला मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सामान बाहर रख के चले जाओ। तो उसके पास बोलने को कुछ नहीं था, वो रख के चला गया। फिर वॉचमैन को बुलाया, वॉचमैन गोल गोल कुछ बोल रहा था। उसने बोला कि नहीं उसने रखा नहीं, मैंने तो बोला था उसको रखने को, उसने रखा नहीं। मैंने बोला जाने दो। और तब तक मैं इतना इरिटेट हो गई थी, मैं सोसाइटी सुपरवाइज़र को कॉल कर रही थी, सुपरवाइज़र ने मेरा कॉल नहीं उठाया, मेरे मैसेजेस के जवाब नहीं दिए। तो मैं मतलब इतना इरिटेट हो गई ना कि ये क्या हो रहा है मेरे बिल्डिंग में। और इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई है। मतलब 2021, 22, 23 मेरे लाइफ के वर्स्ट ईयर्स थे। मेरे घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने कोई कुछ ऐसा कुछ फ्लोर पे छोड़ के जाता था कि द होल प्लेस यूज टू स्टिंक ऑफ अ पब्लिक बाथरूम। और ये मैंने सोसाइटी सुपरवाइज़र को भी दिखाया, दे एडमिटेड इट। बिल्डिंग के जो स्टाफ है वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये मैडम के घर के सामने ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे नेबर के घर के सामने प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मेरे घर के सामने हो रही थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो हमारा स्टाफ है ना, क्लीनिंग स्टाफ, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैडम के घर का जो पैसेज एरिया है उसको दिन में 3 या 4 बार आप साफ करवा के आप कर लिया करो। तो ये सिर्फ मेरे नाक में नहीं आ रही थी, उनके नाक में भी आई थी, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे घर के ऊपर वो ड्रिलिंग वाला जो मैंने वीडियो डाला था, मैंने 2 वीडियो डाले ना। दूसरा आवाज आ रहा है, तो आप वीडियो में जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, वो पर्सनली वो आवाज 10 टाइम्स लाउड है। ड्रिलिंग की आवाज और ड्रिलिंग के साथ साथ बैंगिंग की आवाज। अब आप ये बताइए, वो मैंने पोस्ट इसीलिए डाला ताकि पब्लिक भी सुने कि सिर्फ मैं नहीं सुन रही हूँ। ये कोई भूत या प्रेत या कोई दिमागी बीमारी नहीं है कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना ऐसे कि आवाज़ें आ रही है तो लोग बोलेंगे हाँ देखो तुम पागल हो, तुमको ही सुनाई दे रही है। जैसे कि आजकल अफवाहें उड़ाई जा रही है कि हाँ, आप डिस्टर्ब हो थोड़ा सा। तो मैंने बोला कि चलो मैं पोस्ट ही कर देती हूँ, बोलने से पहले पोस्ट करती हूँ कि दुनिया सुन ले कानों से, हाँ, कि ये सिर्फ मुझे नहीं सुनाई दे रहा। और ये सोसाइटी को भी पता है। जब ये चीज़ें हो रही थी दिन रात, मैं सो रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, बेल बजा के और मैं घबरा के उठती थी कि अरे कौन आ गया। मैं बाहर गई और मैंने इतने सारे लॉक्स लगा के रखे हैं क्योंकि घटनाएं भी घटी हैं, चोरी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें हुई है और भी बताऊंगी। पूरा खोला, बाहर कोई नहीं है। तो
दिन में रात में कहीं पे तो कैसे सिक्योरिटी अलाउ कर रही है मेरे घर तक, जब उनको पता है सेलिब्रिटी रह रही है। मैंने तो पूरा डीएनडी करके रखा है कि ज़रूरत मैं किसी को ना बुलाऊं तो मेरे फ्लैट तक कोई आए ही ना। नीचे से जब आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक बार किया, 2 बार किया, उसके बाद मैं थक गई कंप्लेन करना। आप कितनी बार एक चीज़ का इशू बनाओगे। और मैं योग साधना में हूँ, मैं साधना मार्ग में हूँ। मेरे लिए किसी से बात भी करना ना एक डिस्टर्बेंस होता है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी एक बिल्ली के साथ रहती हूँ, और बातें उसी से अगर मतलब उसी के मैटर में मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाती हूँ, बदमाशी करती है, भागती भागती है, मैं मौन में रहती हूँ। तो ये सब घटनाएं जब घटी और मैं जब देख रही हूँ कि अच्छा आवाज़ की बात, 2022, 2023, 2021 में 2 साल कंटिन्यूस ये ड्रिलिंग और ये धाम धूम चल रहा था। मैंने सोसाइटी से कंप्लेन किया, वो सोसाइटी के जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आए भी, उन्होंने भी सुना, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड भी किया। मैंने मतलब इट इज़ नॉट लाइक देर इज़ ओनली वन पर्सन लिसनिंग टू इट। 4-5 लोग आए थे, उन्होंने सब डॉक्यूमेंट किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन 2 साल तक वो चल रहा था। और सबसे अजीब बात ये कि बिल्डिंग में सब बोल रहे नहीं हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला तो फिर आप लोग ही डिसाइड कर लो, ये सिर्फ मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, इनको भी सुनाई दे रहा है। फिर जो सोसाइटी के सुपरवाइज़र हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, उनको जब उनके बॉस कॉल कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा है, तो ये बोले हाँ मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे, धूमधड़ाम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ऊपर वाले बोल रहे हैं नहीं हमारा तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर मेरे डैडी गए और डैडी ने पकड़ लिया कि उनके बाथरूम में कुछ चल रहा था। द थिंग इज़ ऑड आवर्स पे जहाँ पे अलाउड नहीं है, 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है सोसाइटी में ये सब करना, 2 साल से कंटिन्यूस कहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। 2 years से कंटिन्यूस ये नॉइज़ चल रहा था। चलो उसका तो आप बोल नहीं सकते, मुझे समझ ही नहीं आया, गड़बड़ लगी मुझे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला अब इसका क्या इशू बनाओ। तो मैंने अपने कान में ईयरफोन्स डाल के ना भजन कीर्तन सुनने शुरू कर दिया कि ना मुझे सुनाई देगा ना मुझे बॉदर होगा। लेकिन दिस कंटिन्यूसली हैपन्स 5 years में, कभी भी शुरू हो जाता है कभी भी बंद हो जाता है। कल पूरे दिन चल रहा था, कभी सुबह सुबह 4 बजे धूम धड़ाम और ये ड्रिलिंग की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी, परमिशन नहीं है। 10 बजे से लेकर 7 बजे तक की परमिशन है, तो सुबह 4 बजे क्या ड्रिलिंग हो रहा है। 4 बजे, सुबह 5 बजे, और मैं गहरी नींद में एकदम योग निद्रा में सोई हुई, एकदम घबरा के उठती हूँ मैं, मेरे साथ चल रहा है। अब आप बताइए, ये तो मेरे बिल्डिंग के लोग हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है। सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी भी शुरू होता है। तो मेरी आदत बन गई है, मैंने जो डोरबेल है उसको ऑफ रखा है और मेरे कान में हमेशा ईयरफोन्स रहते हैं, मंत्र चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं वो बंदी हूँ कि मैं इशू भी अगर होता है ना तो मैं बार बार कंप्लेन भी नहीं करती। क्योंकि अगर मुझे कोई पागल बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वो वही चाहता है, वो वही चाहता है। कौन है वो, यही जानना चाहते हैं कि कौन है जो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है और इतने दिनों से इस तरह का हैरेसमेंट हो रहा है। लोग फॉलो कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ पे, वहाँ पे। मेरे ईमेल्स हैक हो गए, मुझे 3 साल लगे समझने में कि ईमेल हैक हुए हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये लोग है कौन, हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, हर जगह फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मैं उनको इग्नोर भी करूँ ना तो ज़बरदस्ती मुझे जता देंगे कि नहीं हम है तुम्हारे पीछे। एक बार फ्लाइट में मैं बैठी, मैं देखी, मैं एयरपोर्ट में एंट्री की, पहुंच जाते हैं। अब तो मुझे इनकी आदत ही हो गई है, अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग डर अलग। नहीं लगता आपको? स्टार्टिंग में भी डर नहीं लगा मुझे, डर लगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ना शो नहीं किया क्योंकि मुझे समझना था कि हो क्या रहा है। इंसान अपने आप को भी सवाल पूछता है ना कि ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है। अपने आप को कंफर्म मैंने किया, और कंफर्म कैसे किया कि इन्होंने ही कंफर्म कर दिया कि मैं जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार एक बंदा मेरे फ्लाइट में मेरे सामने बैठा था और मेरे सामने बैठ के अपनी मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसको पता है कि मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं उसके पीछे ही बैठी हुई थी। मैं एयरपोर्ट में घुसी, उसका वीडियो था उसके पास। एयरपोर्ट से मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड लिया, उसका भी वीडियो था। उसके बाद मैं लाउंज में घुसी, वो लाउंज में नहीं था, उसका वीडियो था उसके पास। मैं देख रही हूँ पीछे बैठकर, वो चाहता था कि मैं उसको कन्फ्रंट करूँ, उसके साथ इशू क्रिएट करूँ। तब तक मुझे बात समझ में आ गई थी ये हरासमेंट चल रही है, ये मेरे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आज ये सब करके वो चाहते कि मैं ओवर रिएक्ट करूं, पागल हो जाऊं, पुलिस के पास दौड़ूं, पुलिस कुछ करेंगी नहीं, फिर मैं कंप्लेन। मैं जब समझ जाती हूँ ना कि इन सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसका उल्टा ही करती हूँ। मैं भी देख रही हूँ, हाँ देख तू वीडियो निकाली है ना, चल ठीक है, क्या होता। क्योंकि मैं योग साधना में हूँ, मैं साइलेंस में रहती हूँ, मैं नॉर्मली भी लोगों से बात नहीं करती हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया ये सब जब हो रहा है, मैं अपना मूड खराब करूँगी और वो बोलेगा मैं तो आपका फ़ैन हूँ।
कितनी बार ये हुआ है, एक बार पहले पहले ना मैं कन्फ्रंट कर लेती थी, स्टार्टिंग में जब ये होता था मैं जाके बोलते आप क्यों मेरी वीडियो निकाल रहे हैं, क्या नहीं मुझे तो नहीं पता ये वो। फिर उसी बंदे को मैं देखूंगी मेरे आगे चल रहा है और मेरी वीडियो स्क्रॉल कर रहा है दिखाने के लिए। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि मैं कन्फ्रंट करूं, मैं आर्ग्यू करूं। तो मैं एक दो बार में मैं समझ गई कि हो क्या रहा है। तो मैंने क्या सोच लिया कि चल जो हो रहा है होने देते हैं, मैं थोड़ा अच्छा ड्रेस करके निकलूंगी, चलो अच्छी फुटेजेस तुमको मिलेंगी, खुश रहो, यू नो। तो मैंने रिएक्ट ही करना बंद कर दिया। मैं मंदिर जा रही हूँ, ये घूम रहे हैं आसपास, यू नो। उनको पता कैसे चलता था कि आप यहाँ पे जा रही हो, वहाँ पे? ईमेल मेरे हैक थे ना। आप ईमेल पे क्या मेरे शेयर करते? सारे बुकिंग्स तो मेरे सारे ईमेल्स में आते हैं। मैं जो ऑनलाइन बुकिंग करती हूँ, मैं सारे होटल्स बुकिंग जो करती हूँ, मैं फ्लाइट बुकिंग करती हूँ, उसके सारे तो ईमेल में आते हैं ना आपके टिकट्स। आप ऑनलाइन कुछ भी बुक करेंगे तो आपको ईमेल में आएगा। तो वैसे पता चल रहा था उनको, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे जान जाते हैं। फिर 2023 में मुझे पता चला कि मेरे सारे ईमेल्स हैक्ड हैं, जो 2-3 अकाउंट्स में यूज़ करती हूँ अपने टिकट्स के लिए। और जहाँ पे होटल्स में जा रही हूँ, कब निकल रही हूँ, कब आ रही हूँ, होटल से निकल रही हूँ, 4-5 10-12 लोग खड़े हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे। तो मैंने ना अपने दिमाग को बोल दिया कि चलो सब सोच लेना कि ये बहुत बड़े फैंस हैं तुम्हारे और ये बस तुम्हारी फुटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अपने आप को अंदर से लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 2020 में मैं इंडिया वापस आई। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी फिल्में भी कंफर्म कर ली थी। लोगों का एक इंटरेस्ट था मेरे प्रति, मैंने अच्छी फिल्में की है, मेरी रिपुटेशन अच्छी है बॉलीवुड में। तो मैं वापस आई तो एक के बाद मैंने बहुत सारी फिल्में कंफर्म कर ली थी। लेकिन एक के बाद सारी साबोटाज हो गई। एक प्रोड्यूसर तो डरा धमका के उसको पता नहीं क्या किया, वो भूटान भाग गया। देयर वाज वन प्रोड्यूसर जो मेरे साथ एक पिक्चर करना चाहता था। आफ्टर सम टाइम जब शूटिंग मतलब की बातचीत चल रही थी तो ही वाज गायब। और ये सामने से आए थे मेरे पास, मैं नहीं गई थी इनके पास, क्योंकि मैं अमेरिका से आने के बाद मैं बस वापस आई थी इंडिया। पैंडेमिक चल रहा था और वहाँ पे भी मेरा थोड़ा काम वाम थोड़ा ख़राब हो रहा था, क्योंकि किसी ने यहाँ से फ़ोन करके वहाँ के मेरे कोऑर्डिनेटर को पता नहीं दिमाग उसका फिरा दिया कि क्या। मुझे बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ वहाँ से पता चली है। मेरे पास प्रूफ नहीं है किसी को अक्यूज़ करने का, लेकिन मुझे पता चला है कि बॉम्बे से किसी ने मेरे यूएस के कोऑर्डिनेटर को भी फ़ोन करके कुछ, कि वो भी अजीब फिर बिहेव करने लगा। मैं यहाँ पे आई, मेरे साथ साथ जो मेरे साथी थे जिन्होंने मीटू में मेरा साथ दिया था, वो लोग भी अजीब बिहेव करने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैम हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं, हम कब से आपकी इस पर्टिकुलर पर्सन को हम कॉल कर रहे हैं और वो बस बात को घुमा रही है। ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मुझे साबोटाज किया गया है। मैं अपने मन से अज्यूम नहीं करती हूँ चीज़ें। मैं वो इंसान हूँ ना कि मेरे सामने अगर प्रूफ भी होगा ना, मैं फिर भी उसको डबल चेक करूँगी। मैं 4 चीज़ों से उसको चेक करके मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे आऊँगी कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। मैं इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती। तो ये जो पीछा करने वाली चीज़ों को भी मैंने संयम से मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, इग्नोर किया। मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता है इग्नोर करना, अपने सुकून को अपने पास ही रखना। लेकिन अगर सामने वाला दिखाना चाहता है, जताना चाहता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, तुम देखो, तुम समझो और तुम डरो, तो फिर तो मुझे कंफर्मेशन हो ही जाएगी। मेरे काम प्रोजेक्ट सारे साबोटाज हो गए अलग अलग रीज़न से। एक प्रोड्यूसर भाग गया भूटान, दूसरा प्रोड्यूसर गायब हो गया, तीसरा कहीं हो गया। और ये सारे लोग खुद आए थे मेरे पास, खुद मेरे मैनेजर को अप्रोच किया था कि हम तनुषी के साथ काम करना चाहते हैं सारे। तो एक टाइम पे मुझे लगा कि चलो ये मेरा वक्त नहीं है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान की मर्जी होगी ना तो कनक वर्षा होगी, सब बरसेगा, सब कुछ मेरे पास आएगा और वो वर्कआउट भी हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, साबोटाज कोई भी कर रहा हो, दुश्मनी चाहे कर रहा हो, तो हो सकता है मेरा टाइम नहीं है, हो सकता है मेरे साधना का टाइम है, क्योंकि कोई और चीज़ अच्छी चीज़ होने वाली है। तो सारी चीज़ें मेरी डॉक्यूमेंटेड है, सारी चीज़ें लॉजिकल है, मैं लॉजिकल तरीके से सोचती हूँ। मेरा इमोशनल जो वो होता है, वो एक फीलिंग होता है कि मुझे ना कल उस दिन लगा कि यार मेरी ज़िंदगी 5 साल में जहन्नुम बन गई है। जहन्नुम भी है, स्वर्ग भी है। मेरे अंदर स्वर्ग है, लेकिन मेरे आसपास का जो माहौल है थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश कर रहा है जहन्नुम। तो वो रिएक्शन निकला। आपने कहा था वीडियो में कि मेरी हालत सुशांत सिंह जैसी करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं, हाँ। सुशांत सिंह, मेरा मानना है कि वो सुसाइड उसने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जो शारीरिक हालत थी ना, उसके खाने पीने में चीज़ें मिलाकर उसको डैमेज किया गया है। क्योंकि मेरे घर में 2022 में 1 में भी और 2 में मेड्स को प्लांट किया गया था, जो मेरे खाने पीने में कुछ मिला रहे थे। और उनके आने से पहले मेरी सारी पुरानी मेड्स को भगा दिया गया था। कैसे भगाया? जो मेरी पुरानी बुड्ढी बुड्ढी मेड्स थी ना, मतलब
50-60 साल की, तो वो भरोसे वाली होती है। महाराष्ट्रन जो मेड्स होती है वो थोड़ा स्लो होती है, कान में कम सुनाई देता है, 1 घंटे का काम 3 घंटे में करते हैं, लेकिन भरोसे वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इतनी बूढ़ी है ना कि वो कोई आके उनको बताएगा भी ना कि आप ये गड़बड़ करो तो क्या क्या करके वो समझेंगे नहीं कुछ। तो उनको मैंने रखा था। और मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ अपने स्टाफ को। तो एक दिन वो आने बंद कर दिया। मैं समझी क्या हो गया, 2 हफ्ते हो गए, घर गंदा पड़ा और मुझे उस वक्त घर के काम करने की आदत नहीं थी, तो मैं कर रही हूँ, खुद से परेशान हो रही हूँ। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा सीढ़ियों से उठ के आई, थकी हुई। मैंने बोला ये क्या हो गया? तो बोलती है वो आपके वॉचमैन ने लिफ्ट में आने नहीं दिया। वॉचमैन बोल रहा है सीढ़ियों से उठ के जाओ, स्टाफ को अलाउड नहीं है लिफ्ट में। मैंने बोला क्या? और हमारे यहाँ बिल्डिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत इश्यूज हुए थे। बीच में एक नई कंपनी आई थी, कौन कंपनी थी क्या थी, हमारे पुरानी सिक्योरिटी कंपनी को किसने हटा दिया। जो 10 साल से हमारी सिक्योरिटी कंपनी है, 2007 से मैं हम फ्लैट ओनर्स हैं, मेरा फ्लैट वहाँ से 2007 से है। तो एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी हमारा सिक्योरिटी कर रही थी पूरे पूरे बिल्डिंग सोसाइटी का। एक दिन अचानक से उनको फायर कर दिया, मतलब उनको हटा दिया। और एक नई सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम आप गूगल भी करोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा उनके बारे में, उनको लेके आ गए। तो खैर चेंज हो गया, मैंने पूछा नहीं, मैंने देखा चेंज सब हो गया, लेकिन ये सारी हरकतें करने लगे। तो मेड ऊपर आई थकते थकते, 1 हफ्ता तो गायब रही। फिर 10 दिन या 12 दिन बाद आई, तो मैंने बोला कहाँ थी तुम और क्या हालत है तुम्हारा, ऐसे हफ्ते हफ्ते आ रही हो। दीदी दीदी बुलाती थी, बूढ़ी थी फिर भी दीदी बुलाती थी। बोलती थी आपके सिक्योरिटी ने बोला सीढ़ियों से उठ के जाओ और इसलिए मैं नहीं आई, लेकिन आज मैं आई हूँ आपको बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, आप किसी और को रख लो क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती है। मैंने बोला 1 मिनट रुको, मैंने वॉचमैन को फ़ोन किया और तब वो नए सिक्योरिटी कंपनी वाले थे। ये क्या तुम कर रहे हो, स्टाफ को अलाउड है लिफ्ट में आना, ये बूढ़ी है इसीलिए नहीं आ रही है। तो मैंने डांटा उसको, फिर उसका मैंने बोला तुम घबराओ मत, तुम कल से आना। फिर वो 2 दिन आई, फिर गायब हो गई। मतलब फिर उसको बोला होगा ना कि तुम सीढ़ियाँ लेके जाओ, तो ऐसे होता रहा। फिर मैंने बोला यार जाने दो, कोई एक नई मेड को लेके आ गई, दीदी इसको रख लो, ये बहुत गरीब है, बहुत कष्ट में है, ये है वो है। तो और मैं तो डेस्परेट थी, मेरे बर्तन जमा हो रहे हैं, मेरा सब ये हो रहा है, कभी आ रही है बूढ़ी अम्मा कभी नहीं आ रही है। तो और मेरे माइंड में भी नहीं आएगा कि षड्यंत्र हो सकता है, मैं वो हुई नहीं वैसी, मैं सब पे भरोसा करती हूँ जब तक कि वो सामने वाला दिखा ना दे कि हम भरोसे के लायक नहीं है। तो मैंने रख लिया और मैंने देखा कि उसके आने के 3 दिन बाद ही मेरी हेल्थ, मेरा माइंड, मेरा पूरा सब कुछ क्रैश हो गया। उसके पहले तक मैं 5 हफ्ते में 5 दिन मैं वर्कआउट करती थी। 3 दिन मेरा फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर के साथ मेरा वर्कआउट होता था जिम में, 2 दिन मेरा योगा होता था और 1 दिन मैं रनिंग के लिए जाती थी पार्क में। आई एम वेरी एक्टिव पर्सन, मेरा दिल दिमाग शरीर सब एक्टिव है। फ्रेंड्स के साथ मिलना, सोशलाइजिंग, ये वो सब मेरा एंथू कटलेट। जैसे ही वो मेड आई, अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड से। और वो परमानेंटली नहीं आई थी, वो आती थी काम करके चली जाती थी। मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं 16, 17, 18 घंटे मैं बस सो रही हूँ, बेहोश पड़ी हूँ, हालत ख़राब है, दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं सोच रही हूँ मुझे क्या हो गया है। मतलब शरीर इतना भारी, नींद से उठकर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं टायर्ड हूँ, मुझे कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कबर्ड के सामने बैठ के 20 मिनट सोच रही हूँ कि कपड़े कौन से पहनने हैं, और मैं ऐसी हूँ कि मुझे 5 मिनट लगते घर से निकलने में। अगर इतना कुछ तामझाम नहीं है, मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगी, क्या मेकअप करूंगी, क्या जूते पहनूंगी, मुझे सब में दिमाग में मेरे रहता है। आई डोंट टेक टाइम। सोच रही हूँ मैं कहीं पे गई, मेरी बिल्ली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं कहीं कुछ लेने के लिए जा रही थी, बीच रास्ते भूल गई कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। फिर मुझे माइंड में आने लगा, पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन मैंने बोला गंभीर बीमारी अचानक से नहीं होती। आपको कैंसर, ब्रेन ट्यूमर अगर होता है तो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो फिर मेरे मन में शक आने लगा, बिकॉज आई एम इंट्यूटिव, मुझे एक इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, कि ये मेड आई और मेड आने के 3 दिन बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो हफ्ते भर तो मैं परेशान थी, ये सब चल रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। हफ्ते भर बाद मैंने सोचा नहीं कुछ गड़बड़ है, पता करती हूँ। तो मैंने उसको छुट्टियाँ देनी शुरू कर दी मेड को, कि तू 3 दिन मत आ। और मैंने पानी के बॉटल्स खरीदने शुरू कर दिया कि उसके हाथ का भरा हुआ बॉटल मैं पीऊँगी ही नहीं। मैंने पानी के बॉटल्स खरीदे, अपने कबर्ड में छुपा के रखे, उसको भी पता नहीं होने दूंगी कि मुझे शक हो गया उस पर। अब मैं बॉटल का पानी पीती थी
और खाना पीना मैं तुरंत बना के तुरंत खा लेती थी, फ्रिज में कुछ नहीं रखती थी क्योंकि वो किचन में काम कर रही है, तो शी हैड एक्सेस टू द फ्रिज, तो कुछ मिला रही होगी। अब जब मैं उसको बुलाती नहीं थी घर पे, छुट्टियां दे देती थी 2-2 3 दिन की, और बीच में फिर एक दिन बुलाती थी, तब मैं सब सही हूँ, देन आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तब मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, तब मेरी नींद भी नॉर्मल है, क्योंकि मेरी नींद नॉर्मल है 5 6 7 घंटा मैक्सिमम, अब बहुत थकी हूँ तो 8 घंटा। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे खाने पीने में कुछ मिल रहा है, क्योंकि अगर मेरे में प्रॉब्लम है तो मैं चाहे बॉटल का पानी पीऊँ चाहे उसके हाथ के भरा हुआ पानी पीऊँ, सेम होना चाहिए, ये लॉजिक है। अगर मैं किसी को अक्यूज़ करूं या अपने मन में भी मैं डिसाइड करूं कि हाँ ये पर्सन मुझे हार्म कर रहा है, तो मुझे एटलीस्ट खुद को कंफर्मेशन करना पड़ेगा ना। आप कैसे कंफर्मेशन करोगे? आप वेरिएबल्स को चेंज करके कंफर्मेशन करोगे। इस वेरिएबल जैसे फिजिक्स में केमिस्ट्री में कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, आपको अगर कंफर्म करना है कि 2+2 ये 4 ही होता है, तो आप वेरिएबल्स को चेंज करते रहेंगे, फिर आप कंक्लूजन पे जाएंगे कि हाँ ये ही गड़बड़ है। तो मैंने पहला तो ये किया कि बॉटल का पानी पी के और अ, तुरंत ये खाना पीने का कंट्रोल करके मैंने पता किया कि नहीं इस। दूसरा मैंने किया, मैंने उसका फ़ोन चेक कर लिया। मैंने उसको बोला दे फ़ोन दे मुझे, अपने बेटे की फ़ोटो दिखा, क्योंकि स्टोरी जो दी गई थी कि बहुत गरीब है, उसका एक बेटा है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए उसको प्लीज़ रख लो। और जो लेके आई थी वो मेरी मेड थी, पुरानी एक यंग मेड थी। मैंने बोला तू क्यों नहीं आ रही है, मैं तो तेरे को जानती हूँ, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। नहीं दीदी मेरे पास बहुत बिजी हूँ। मैंने बोला तूने ही फ़ोन किया था मुझे, दीदी मेरे को काम दो, फिर तू आके हफ्ते भर गायब रही, फिर किसी और को लेके आ रही है। नहीं दीदी मैं अचानक से बिजी हो गई हूँ, तुम इसको रख लो, ये बहुत गरीब है, इसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो मेरे को तब डेस्परेट, एक हफ्ते से बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने रख लिया था उसको। मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो उसका फ़ोन मेरे से ज़्यादा महंगा फ़ोन है, उसके फ़ोन में सारे ऐप्स हैं, ठीक है, मेरे से महंगा फ़ोन है उसके पास, एंड्रॉयड फ़ोन। तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया, तो बाहर रख के आती थी दरवाजे के सामने। मैंने क्या कि एकदम उसको बोला बेटे का फ़ोटो दिखा, बेटे के फ़ोटो दिखाते दिखाते मैंने बोला अब जा तू काम कर, तो फंस गई। अब फ़ोन तो ऑन था, अब मैंने फ़ोन में उसके फ़ोटोज़ देखे, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मेरे घर में आने से पहले वो किसी राजू पतीला को फ़ोन करती थी एवरी डे। 1.5 महीना जो मेरे साथ उसने काम किया, मेरे घर में घुसने से 5 मिनट पहले वो किसी राजू पतीला फलाना हटेला, अजीब नाम थे ट्रू कॉलर में, उनको कॉल जाते थे। मेरे घर से निकलने के बाद वो इसी हटेले पतीले को कॉल जाता था, सेम नंबर्स को। और दूसरा चीज़ था कि उसकी फ़ोटोज़ मैंने चेक किए, उसने बोला था वो गरीब है, खोली का उसका फ़ोटोज़ चेक किए, तो मतलब ना, मतलब कमाती पूरा जैसे जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, जैसे लड़कियां, ये तो ठीक ठाक ड्रेस होके आती थी, गरीबों जैसी ड्रेस होके आती थी, मतलब कि सहानुभूति कॉस्ट्यूम उसका ठीक था। लेकिन जो बाकी उसके आसपास की जो लड़कियां थी, वो मुझे, मतलब मैंने लगा कि ये क्या मामला है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला इधर आ, तू तो बोल रही तू अकेली है यहाँ पे, तेरे को खोली का 5,000 लगता है, इसलिए बहुत गरीब है, तेरे को बेटे को देना। और मैं उसको ना ग्रोसरी दे देती थी, बेचारी छोटी है, बॉर्नवीटा ले जा, यू नो। मैं देख रही हूँ तेरा फ़ोन मेरे से ज़्यादा महंगा है, ये सब कौन है? नहीं नहीं मेरे साथ रहती है। मैंने बोला तू तो अकेली है, और ये राजू पतीला कौन है, ये सब कौन है, किसको फ़ोन करती है? बोलते ये मेरे भाई है, मेरे भाई के दोस्त है ये वो। मतलब घबरा गई, मतलब जो झूठ बोले थे ना सब गड़बड़ा गया, क्योंकि मैंने फट 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 मैंने सवाल पूछे उसको। अब मेरा दिमाग चलने लगा था ना, क्योंकि मैं उसके हाथ का पानी नहीं पी रही थी। जब तक मैं एकदम पड़ी हुई थी ऐसे वैसे, तो उसको पता था कि ये तो गई। अब उसको नहीं पता था कि मैं उसके हाथ का ना पानी पी रही हूँ, ना किचन का मैं खाना खा रही हूँ। मेरा दिमाग फुल शार्प हो गया है, तो पूरा शर्लॉक गिरी, मैंने जासूसी करी उस पर, और उसको मौका नहीं दिया 1 सेकंड का कि वो सोच के भी बताए। एक के बाद एक मैंने सवाल किया उसको, तो सच निकल गया उसके मुंह से। मैंने गड़बड़ पकड़ ली। एक तो मैंने खुद की हालत देखी, बिफोर आफ्टर। दूसरा मैंने उसके झूठ पकड़े। तीसरा मैंने क्या किया कि मैंने ब्लड टेस्ट कराए मेरे अपने सारे। मेरे ब्लड टेस्ट में सारा सब कुछ नॉर्मल था, एक्सेप्ट B12 और विटामिन डी बिल्कुल क्रैश हो गया था। और मैंने रिसर्च करके पता किया कि कौन से ड्रग से या कौन सी दवाई से ये सिम्टम्स आते हैं। आजकल AI की वजह से आप पूरा आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ कन्फर्म डायग्नोसिस बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड AI, बट वो ऑलमोस्ट 90% मैच आपको बता देता है। तो आया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर किसी के बॉडी में जा रहे हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसी चीज़ है कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स को मिलते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो एकदम ICU में है या गंभीर किसी को बीमारी हो गई है उनको ही देते हैं। हेल्दी इंसान को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिए थे। हेल्दी इंसान को आप देंगे ना तो उसकी हालत वैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसी हो जाएगी, जैसे उसकी हालत थी ना, जैसे वीडियोस हमने देखे, तो मेरी वैसी हालत थी।
16-16, 17-17 घंटे सोना, फिर जाग के मतलब ऐसी समझ नहीं आ रहा कि जा रहे हैं कि आ रहे हैं कि क्या लाइफ में हो रहा है। अच्छा, ये एक और चीज़ करती थी एवरी डे, मैं तो उस हालत में पड़ी हुई हूँ बेडरूम में, ये किचन में है, मेन दरवाज़ा कहीं पे है। रोज़ उसके आने के बाद कोई दरवाज़ा बेल बजाता था और वो रोज़ जाके दरवाजे पे किसी से मिलती थी। हाँ, मुझे नहीं पता होता था, मैं तो अंदर सो रही हूँ। फिर जब मेरा दिमाग काम करने लगा, और उसको नहीं पता है क्योंकि मैं बॉटल्स वगैरह अपने पानी के बॉटल्स छुपा के रखती थी कि कहीं कुछ मिला ना दे। मैं तभी भी कंफर्म कर रही थी कि ये मेरा दिमाग का वहम है कि ये सच में कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ में इस तरह का कभी पहले नहीं हुआ है। मैं दरवाज़ा वो हुआ, मैं अचानक से बाहर चली गई और उसने मेरे को देख के दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि वो उसको लगा मैं सो रही हूँ। मैं जैसे ही बाहर आई उसने घबरा के दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये झोल है। और तब मुझे डर लग गया कि ये मैं अगर अंदर सो रही हूँ, ये दरवाज़ा खोल के किसको अंदर लेके आएगी। राजू पतीला या कौन ये लोग हैं उसको कॉल कर रहे हैं, आते जाते कॉल कर रहे हैं। दूसरी वाली बाई भी मुझे तो शक होने लगा कि इसको लेके क्यों आई। हाँ, पूरी चीज़ ही गड़बड़ वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं इसको हटाने वाली हूँ। मैंने उसको अचानक से एक दिन बोला, ये ले पैसे, जा, मेरे को जाना है कहीं पे बाहर गाँव। तो घबरा के वो चली गई। और मेरे साथ मेरी फिज़िकल कंडीशन तो इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि मैंने सब सेफ्टी मेजर्स ले लिए थे, लेकिन मुझे बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे, वो सब तो छोड़िए। फिर मैं वहाँ से उज्जैन चली गई, मैंने टिकट विकट बुक कराई थी। उज्जैन जाके मैं होटल में मैंने बुकिंग करी। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे फॉलो किया जा रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे अब शक होने लगा था कि कुछ है, मेरे पीछे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं उज्जैन गई, पहले ही दिन मेरा ऑटो वेटिंग में था मंदिर ले जाने के लिए। और जब तक ऑटो वेटिंग में था, ऑटो वाला भी यहाँ वहाँ चला गया, किसी ने आके ऑटो के ब्रेक्स काट दिए थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये 2022 की बात है, 3 मई 2022 मेरा एक्सीडेंट हो गया उज्जैन में। और ऑटो वाला भी शॉक्ड, मैडम वो तो घबरा गया, क्या उस पर पुलिस कार्रवाई होगी कि क्या होगा। बोला मैडम मैं पूरा सब चेक करके आया था। अच्छा, उस वक्त तो टाइम ही नहीं था किसी सोचने का। उस वक्त मुझे अस्पताल लेके गए, हड्डियाँ नहीं टूटी थी, क्योंकि बाद में डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वेस्ट करके पूछा उन्होंने कि तुम्हारे घर में हिस्ट्री में ऑस्टेरोपोरोसिस की हिस्ट्री है क्या। मैंने बोला नहीं। उसने मेरे को पूछा तुम्हारा तुमको कोई स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ ले रही हो क्या तुम। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला ऑफिशियली तो नहीं ले रही हूँ, लीगली तो नहीं ले रही हूँ। तुम डॉक्टर बोल रहे हो ऑफिशियली लीगली का मतलब क्या है। तब मैंने ये कहानी सुनाई कि मैं उज्जैन आने से पहले एक मेड थी जो मुझे लगता है कि मेरे पानी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी कोई चीज़ मिलाई जा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से ऑस्टेरोपोरोसिस डेवलप हो जाता है हड्डियों में, और इसीलिए तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी। जब एक्सीडेंट हुआ था वो इतना ज़ोर का क्रैश हुआ था ना कि मुझे लग रहा था हड्डी कैसे नहीं टूटी मेरी, क्योंकि वो हड्डियाँ इतनी मतलब सॉफ्ट हो गई थी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड या जो भी वो ड्रग्स दवाइयाँ मुझे दे रहे थे मेरे सिस्टम में, उस दवाई का मेडिकल रिपरकशन ही ये है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है या जो भी पेशेंट है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है या इस तरह की ड्रग्स दिए जाते हैं, हार्ड ड्रग्स, उनके बॉडी में हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम्हारे जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो उसका मतलब ये मेडिकली इंड्यूस्ड ये है जो भी है। सबसे बड़ी बात, तो वहाँ कंफर्म हो गया, मेडिकली कंफर्म हो गया। इतनी सारी घटनाएं आपके साथ हुई और इतने सालों से हो रही थी, आपने ये इसकी तो खत्म हो गया चैप्टर, एक्सीडेंट हो गया, मेरे को आपने हटा दिया था। पुलिस कंप्लेन कभी करने की कोशिश नहीं किया? देखिए, जब मेरे साथ ये मेड वाला इंसिडेंट हो रहा था तब तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे अपने आप को बचाना था। मैं जब मुझे शक होने लगा ना कि इसको प्लांट किया गया है मेरे खाने पीने में मिलाने में, उस वक्त मैं एक बार ध्यान जाप कर रही थी। तो मुझे ध्यान जाप में अंतरात्मा से मुझे बात निकली कि तुम छोड़ो ये सब, तुम अभी सीधा यहाँ से निकलो, यहाँ रहोगी तो तुम मरी जाओगी। तो मैंने उसको हटा के सीधा टिकट विकेट बुक करके मैं उज्जैन पहुँच गई, और उज्जैन पहुँच के मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ब्रेक काट दिया। उज्जैन में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूं। उस वक्त मेरा था कि मेरे तो महाकाल के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो सुबह को एक्सीडेंट हुआ, मेरे माइंड में था कि मैं शाम को महाकाल के दर्शन करूंगी किसी भी हालत में। तो व्हीलचेयर में जाके मैंने दर्शन कर लिया। उसके बाद उज्जैन में ना हर जगह सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, छोटा शहर है, तो किसने आके ब्रेक काटे, क्या हुआ, मैं पुलिस के पास जाऊंगी भी तो मैं अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। और ये जो चीज़ें होती है ना अंडरवर्ल्ड की चीज़ें, इसमें पुलिस मिली होती है। अंडरवर्ल्ड
का आप संबंध जोड़िए, कौन है इसके पीछे, कौन करा रहा है, कौन है अंडरवर्ल्ड के साथी? देखिए नाना पाटेकर, मैं एक कयास लगा रही हूँ कि नाना पाटेकर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, यूट्यूब के इंटरव्यू में, कि वो मान्या सुरवे का कज़न है, गैंगस्टर मान्या सुरवे का। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होता वो गैंगस्टर होता। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो एक अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप 2+2 कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो नाना पाटेकर का मीटू केस चल रहा था, वो पिछले महीने, 1-1.5 महीने पहले ही वो मैटर क्लोज हुआ है। वो 1-1.5 महीने पहले तक वो केस ओपन था। नाना पाटेकर ने जो खबरें फैलाई थी ना कि उसको क्लीन चिट मिल चुका है 2 साल पहले, वो गलत खबरें थी। अच्छा। 1.5 महीने पहले, या 1-1.5 महीना हो गया होंगे, हाँ, क्योंकि मुझे वाराणसी से आए हुए ही 40 दिन के ऊपर हो गए, तो 2 महीना हुआ हो गए कि वो केस बंद हुआ है। उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिली थी, तो दुश्मन वो मेरा है, उस सन की आदमी है। डिम्पल कपाडिया ने भी यूट्यूब वीडियो में बोला है कि ये आदमी बहुत डार्क है। उन्होंने डार्क वर्ड यूज़ किया था कि ये सन की है। प्रकाश झा ने भी किसी इंटरव्यू में बोला है कि ये बहुत अग्रेसिव है। कितने सारे इंडस्ट्री के लोगों ने यूट्यूब में इंटरव्यूज़ में बोला है कि ये मारपीट करता है डायरेक्टरों के साथ, मारपीट करता है लोगों के साथ। हीरोइनों ने बोला है कि ये अग्रेसिव है, डार्क है, इसका दिमाग बहुत अंधकार, डार्क इंसान है। तो ये क्या कोई नई बात है? मेरे साथ उसका पंगा हुआ 2008 में। उसके बाद उसने मीडिया में उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में फैलाई। मुझे कोई मीटू मूवमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंसान अपना बचाव तो करेगा। आप मेरे बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स डाल रहे हो, आप मेरे बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे हो, जबकि मैं सब कुछ छोड़ के अमेरिका भी चली गई हूँ। मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ पे आपसे लड़ने के लिए। जब पंगा हुआ 2008 में, जब मैंने रवैया देखा पुलिस का, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की प्रॉपरली 2008 में। 2018 में मैंने प्रॉपर एफआईआर दर्ज की, तो मुझे तो पता नहीं मराठी में क्या क्या लिख के साइन करवा लिया था। लेकिन अगर जो मराठी में लिखा जाता है तो बाकायदा हिंदी में समझाया भी जाता है पुलिस की कुछ तरफ नहीं से। किया उन लोगों ने, उनका मुद्दा ही था उस वक्त पुलिस। हम जब पहुंचे ना पुलिस स्टेशन, उसके पहले नाना के लोगों का फोन आ चुका था। मैं जब गई ना, आई एम वेरी इंट्यूटिव, मैं जब सामने वाले को देखती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या इसका है, मतलब ये करेगा कुछ कि नहीं करेगा, इसका क्या मेंटालिटी है, किसके सपोर्ट में है, मेरे फेवर में है कि नहीं। हर इंसान में उतनी इंट्यूशन होती है। और मैं हूँ ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करती। आप बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। जब माहौल एक तरह का है, लोग एक तरह के हैं, मेंटालिटी एक तरह की है, तो आपका रिजल्ट भी बार बार वही होने वाला है। तो मैं 2008 में समझ गई, 2-4 दिन में ही समझ गई कि ये भैया यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगी, यहाँ पे सब मिले हुए हैं। अब पुलिस है, सिस्टम है, मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हो, पीएम के पास डायरेक्ट मैं कोर्ट में देख ही रही हूँ कि यहाँ पे सब मिले हुए हैं, सबको क्रिमिनल्स को बचाना है। ये क्या पहली बार हुआ है? किसी लड़की का रेप हो जाता है, ये क्रिमिनल्स को बचाते फिरते हैं, लड़की को बच्चलन साबित कर देते हैं। ये तो हमने दुनिया भर में, हमने मूवीज में देखा है। मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, मैं यहीं की हूँ। मैंने दुनिया देखी है। अपने साथ जब चीज़ें होने लगी तो अपना रियलाइज़ किया कि अरे यार ये सच में होता है। तो जब मैंने देखा पुलिस का रवैया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे ही स्टाफ को अरेस्ट कर लिया, मेरे की विटनेसेस को अरेस्ट कर लिया, मेरे की विटनेसेस को डरा धमका के उन्होंने चुप करा दिया। जो मेरे की विटनेसेस थे, वो इतने साल बाद अभी 2004 में उन्होंने एफिडेविट किया, जब समहाउ वी कन्विंस देम कि हम सुरक्षित आप रहोगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना, मैंने बोला कि मैं समझ गई हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो मैंने ना बॉलीवुड सब छोड़ दिया। मेरा मन खट्टा हो गया था और मेरा मन नहीं करता था। मैंने 30 फिल्में रिफ्यूज़ कर दी। किसकी डर से बॉलीवुड छोड़ा आपने? डर नहीं, मेरा मन ऑफ हो गया था, उचट गया था जब मैंने पुलिस का रवैया देखा। जब मैंने उस वक्त भी मीडिया इंटरव्यूज़ बहुत हुए थे और थोड़े बहुत धरने वरने भी हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला और धोखे से उन्होंने उल्टा सुल्टा कुछ एफआईआर करवा दिया था। तो मैंने देखा ना षड्यंत्र, किस तरह से क्रिमिनल को बचाने के लिए ये सब। मराठी मानुस था इसलिए, ये नहीं था कि वो बहुत बड़ा स्टार था। ये मुद्दा उन्होंने बताया कि ये बंगाली है, आउटसाइडर है, और ये नाना पाटेकर मराठी मानुस है, और मैं ग्लैमरस एक्ट्रेस हूँ, और ये कितना धार्मिक है। ठीक है, धर्म अंदर होता है दिल में। ठीक है, धर्म अंदर होता है। कौन कितना धार्मिक है आप उसके चेहरे को देखकर नहीं बोल सकते हैं। हम अपने संस्कार लेके, हमने पुराने जीवन के प्रारब्ध लेके हम पैदा होते हैं। मैं पुराने जीवन में, अपने आगे के जीवन में मैं क्या प्रारब्ध लेके मैं हूँ, मेरी आत्मा में, आपको नहीं पता है। मैं शॉर्ट स्कर्ट अगर पहन रही हूँ तो मेरा काम है, ये मेरा बॉलीवुड ग्लैमरस काम है। मैं कोई बच्चन फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर मिल जाएंगे, घूंघट वाले बहुओं के रोल मिल जाएंगे। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री की करीना कपूर नहीं हूँ कि सब मेरे अंकल है, आंटी है।
सब मुझको अच्छी अच्छी फिल्में देंगे, बड़ी बैनर। मैं छोटे शहर से एक अकेली लड़की, मैं अपना संघर्ष करके मैं उठी हूँ। मैं मिस इंडिया की वजह से मुझे फिल्मों के ऑफर्स मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई बहुत ग्रेट एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, एक्टिंग आती है मुझे, मैंने एनएसडी वगैरह नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने, नेचुरल मेरे में टैलेंट है। और मिस इंडिया की वजह से मुझे बस मौके, महादेव की कृपा है मुझ पे, तो मुझे मौके मिलते गए लाइफ 2 दिन में। पहले जो आपके साथ हादसा हुआ, आपने जो वीडियो सोशल मीडिया पे अपने शेयर किए, उसके बाद आपने पुलिस कंट्रोल में भी फ़ोन किया, घर पे आपकी पुलिस गई थी। पुलिस का ये कहना है कि जब हम घर पे गए और उनसे कहा कि आप अपनी शिकायत दो हमें, तो आपने शिकायत देने से मना कर नहीं नहीं, दिया। मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला मैं और आऊंगी। घटना के 2 गलत दिन गलत बाद है। भी आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने नहीं गए। नहीं तो इसमें जल्दी क्या है, ये घटना तो काफी टाइम से चल रही है। उन्होंने आके मेरे को बोला, मैंने उनको थोड़ी बहुत बात बताई और उनको समझ आई कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने मेरे को बोला कि डिटेल में आप आइए और हमारे जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात करिए। तो मैंने बोला मैं आती हूँ 2-3 दिन में। तो आप पुलिस स्टेशन में खंजर लेके मेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहा है ये। लेकिन हैरेसमेंट तो किया जा रहा है ना, 5 साल से हो रहा है भाई। तो इसका समाधान तो निकलना चाहिए ना। करूंगी ना, अब तो 2 दिन में मीडिया की इंटरव्यूज दे रही हूँ। तो समय कब मिला है, मैं कल पूरे दिन मीडिया इंटरव्यूज दे रही थी। मेरे को खाने का वक्त नहीं था, सोने का वक्त नहीं था। एक मीडिया से ज़्यादा जरूरी पुलिस स्टेशन भी है, क्योंकि करूंगी, आराम एक से एक बार करूंगी। पुलिस एफआईआर हुआ, केस की जांच होगी, एक मिनट, हकीकत सामने मैंने आएगा। 2008 में एफआईआर किया, कुछ हुआ? 2018 में मैंने 4 घंटे बैठ के एफआईआर किया था, कुछ हुआ? 7 महीने उन्होंने मेरे को घुमाया पुलिस ने। जब मैं महाराष्ट्र पुलिस की असलियत देख चुकी हूँ, तो मुझे क्या घाई रहेगी उनके पास जाने की? उनका क्या ऐसा है कि तनुश्री दत्ता आई है, चलो उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अब देवेंद्र मुख्यमंत्री देवेंद्र पाटिल फडणवीस क्यों सीएम है। नाना पाटेकर के साथ टीवी फोटो 9 खिंचवाते हैं? टीवी 9 महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल है, उन तक बात भी पहुंचेगी। क्या कहेंगी आप? एक मिनट, आप बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र सरकार बदल चुकी है। मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ, मैं मोदी जी की सपोर्टर ही हूँ। लेकिन मैंने कुछ महीनों पहले ही कोई इवेंट देखा था जहाँ पे आपके देवेंद्र फडणवीस और आपके एकनाथ शिंदे ही नाना पाटेकर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे घाई रहेगी पुलिस के पास जाने की? आप माहौल समझो। एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मिस इंडिया हूँ, मैं स्कूल टॉपर हूँ। मैं ना उड़ती चिड़िया के पंख पकड़ लेती हूँ। ये इंडिया है और यहाँ पे जो लड़की कंप्लेन करती है ना, तो पुलिस हो, मंत्री हो, सब लोग मराठी मानुस को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। और वो मराठी मानुस जो बुढ़ा है, मेरे से डबल उम्र का है, जिसने मराठी मानुस करके करके पॉलिटिकल सर्कल में घुस गया है, जो ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जिनके अंडर पुलिस काम करती है। मैंने 2008 में देखा मेरे कंप्लेंट का क्या हुआ। खाली फोकट में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं हमेशा उम्मीद के साथ जाती हूँ पुलिस के पास, 2 घंटे बैठ के, 4 घंटे बैठ के लिखवाती हूँ, सब कुछ का तामझाम होता है। मुझे उम्मीद देते हैं, चाय पानी पिला के गुलदस्ता देके वापस भेज देते हैं। फिर 7 महीने तक मैं उम्मीद रखती हूँ, मैं फॉलोअप करती हूँ, मेरे लॉयर्स फॉलोअप करते हैं, और फिर 7 महीने बाद वो केस क्लोज करते हैं और मुझे ही बुरा दिखाते हैं। तो मतलब पुलिस केस करना ही मतलब अपने आप कुल्हाड़ी मारना, कि 7 महीने तक वो इन्वेस्टिगेशन करने का ढोंग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का ढोंग करके ना मेरे एविडेंस लेंगे, ना मेरे विटनेसेस के एफिडेविट को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर बाद में स्टेटमेंट देंगे कि नहीं, इनफ नहीं था। तो बुरी कौन दिखी मैं? तो इससे अच्छा तो पुलिस कंप्लेंट करो ही मत, मीडिया से ही बात करो। मीडिया वाले ज़्यादा भरोसे वाले हैं। न्याय कैसे मिलेगा, लीगली पता कैसे मुझे चलेगा? न्याय ना 2008 में मिला, ना मुझे न्याय 2018 में मिला। मैंने सारे ताम झाम, सारी मगजमारी, सारी जंजाल करके देख लिया। और मैं आध्यात्म में जुड़ी हूँ, मैं मौन में रहती हूँ, और मुझे इतनी तो बुद्धि आ गई है कि आप एक जगह बार बार हथौड़ा मार रहे हैं और वो लोहा टूट नहीं रहा है, क्योंकि उसको टूटने की इच्छा नहीं है। उसने डिसाइड करके रखा है कि मैं किसके पक्ष में हूँ। वो मुझसे मिलते हैं ना, तो अब तो मैं अब आध्यात्म की फील्ड में इतना साधना ये सब करके जो धाम धूड़ूम आवाज़ें होती हैं ना, तो मैं कान में अपना वो ईयरफोन्स लगा के मंत्र जाप करती हूँ। मुझे मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो मेरे मन में ना समझ में आ जाता है मुझे कि कौन इंसान मेरे पक्ष में है, कौन मेरे पक्ष में नहीं है। जो मेरे पक्ष में नहीं है ना, तो मैं उनके साथ टाइम वेस्ट ही नहीं करती हूँ। अफवाहें तो ऐसी भी उड़ाई जा रही है कि आपको फिल्म में काम नहीं मिला तो आप अमेरिका चली गई थी और कई सालों तक अमेरिका में रही, वापस मुंबई में आने के बाद एक बार फिर स्टंटबाजी भी कर सकती है। इस तरह ये अफवाह कौन फैला रहा है? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 30 फिल्मों के ऑफर थे, जिनको मैं खुद मना करके अमेरिका गई थी, क्योंकि मेरा मन खट्टा हो गया था। जब आप ना एक एटीट्यूड देखते हो ना पुलिस का, दिल दुखता है बहुत। एक तो आपके साथ प्रताड़ना हुई, आपके साथ गलत हुआ, फिर लोग आपको बेवकूफ़ समझ के आपके मुंह पे कुछ बोल रहे हैं, फिर आपका मराठी में एफआईआर करके कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख के कर रहे हैं। फिर 2018 में बोला नहीं मैडम, इस बार सब हम ठीक करेंगे, क्योंकि प्रेशर आ रहा था, पब्लिक का, मीडिया का प्रेशर आ रहा था।
2018 में सच में मेरे पास उम्मीद थी, मुझ में उम्मीद थी कि चलो हो जाएगा कुछ अच्छा। 2018 में तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम थे, बीजेपी की सीएम थी, तो मेरे में बहुत उम्मीद थी कि ये इस बार तो कुछ होगा। पुलिस ने कंप्लेंट ली, 4 घंटे बिठा के एफआईआर करी, सवाल जवाब। क्या ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस है पुलिस स्टेशन जाना? शरीफ लोगों की जगह है। नाना पाटेकर के लिए नॉर्मल होगा ये गुंडागर्दी, हमारे लिए नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। मेरी फैमिली एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं मान्या सुरवे और ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ज़िंदगी में मेरा ये कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस ये हमने देखा ही नहीं है। ये नाना पाटेकर ना कुंडली में काल सर्प दोष बन के बैठ गया है मेरे। पागल इंसान है, दिमाग उस ये कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो इनके दिमाग में अगर ये टारगेट लॉक करते हैं ना तो उस टारगेट को ख़त्म करने तक वो पीछे पड़े रहते हैं। ये भी मैं समझ गई हूँ, मैंने इतनी भी दुनिया देख ली है इतना भी समझने में कि अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है ना तो आप कुछ भी कर लें। और वो अपने मराठी मानुस कार्ड, क्योंकि वो महाराष्ट्र में बुड्ढा है, काफ़ी टाइम से है, मैं तो नहीं हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ, अब बोलना शुरू मतलब मुझे आता है लेकिन मैं मदर टंग नहीं है मेरा। मैंने इनका रवैया जब 2018 में देखा और अभी कैसा है कि मुझे बस पुलिस ने बोला कि उन्होंने ये नहीं बोला कि एफआईआर करो कंप्लेंट करो, उन्होंने बस मेरे को बोला आप ये पूरी डिटेल आके उनको बताइए। कंप्लेंट और एफआईआर की बात ही नहीं हुई है। अगर पुलिस एफआईआर लेते यहाँ पे तो एक इंसान है नहीं ना, मल्टीपल पीपल है ना, आप किसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला पुलिस ने कि मैम ने मना कर दिया, ऐसी कोई ये मनगढ़ंत कहानी है। ये उनके ही लोग जो नाना पाटेकर के जो गुंडे वुंडे जो भी यही फैला रहे हैं सब बात, इनकी आदत है। नाना के जो गुर्गे गुंडे हैं ये तो क्रिमिनल बंदा है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, तो शरीफ कहाँ से इंसान हुआ? इसका जो मंत्री महोदय के साथ उठना बैठना है, ये मराठी मानुस करके वो कैंप में घुसा है, मंत्रियों के कैंप में, नॉट बिकॉज इज अ शरीफ पर्सन। जो मान्या सुरवे जैसे गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है, क्या शरीफ इंसान है? मैं हूँ शरीफ इंसान। लेकिन आपको कभी मान्या सुरभि या अंडरवर्ल्ड से धमकी तो नहीं है ना खुलेआम नाना पाटेकर? नहीं, इन लोगों ने चालाकी से सब कुछ किया है। ये गुर्गे छोड़ के रखे मेरे आसपास ताकि मैं खुद ही पागल हो जाऊं और एक दिन मेरे को मार के बोलेंगे सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह के जैसे। मैं ये भी समझती हूँ क्योंकि सुशांत सिंह के साथ जो जो चीज़ें हुई ना एग्जैक्टली उसी तरीके से मेरे साथ उसके भी स्टाफ को हटा दिया गया, पुराने स्टाफ को, नए स्टाफ को डाला गया। फिर उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसका जब पुराना स्टाफ था तब उसको पागलपन क्यों नहीं हुआ? जब पुराना स्टाफ काम कर रहा था, जो हमने क्या सुना उसके केस में कि उसके सारे पुराने स्टाफ को, उसके सारे पुराने फ्रेंड्स को, उसके फैमिली से उसको अलग कर दिया गया, उसके बाद ही वो पागल हो गया। वाह। तनुश्री दत्ता इन सारे मुसीबतों का सामना कैसे करेंगी और सरकार से, कानून से क्या उम्मीद रखती है? सरकार जो इनके साथ ही उठ रहे बैठ रहे, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है भाई, मुझे मीडिया से ही उम्मीद है। मीडिया में जब कोई चीज़ आती है ना तो ये थोड़े घबराते, थोड़े दिन के लिए शांत रहते हैं। अब इनको डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन्हीं के पास मीडिया जाएगी। और मैं बोल रही हूँ कि यही लोग हैं जो, जब मैं खुल के अब बोल रही हूँ कि मुझे इन पर ही शक है। कंप्लेंट और एफआईआर तब होती है जब आपके पास कोई प्रूफ होता है, जब आपके पास एक इंसान का चेहरा है। यहाँ पे तो मैं हर दिन अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं। ये मेड आ गई, ये सब हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए मुझे क्या पता किसने ब्रेक काटे, लेकिन किसी ने ब्रेक काटे थे तभी एक्सीडेंट हुआ ना। अब अगर मैं उज्जैन में पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहूँ तो मेरा तो सुकून ही गया ना। जब मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है ब्रेक काटने के, मेरे पास ये भी पता नहीं है कि किसने किया, लेकिन एक्सीडेंट मेरा हुआ, ये मुझे पता है, ये तो न्यूज़ में भी आया। ये सारी चीजें कराने वाला एक ही आदमी है जो मीटू के बाद हो रहा है। एक आदमी भी हो सकता है, गिरोह ग्रुप भी हो सकता है, जो बॉलीवुड का जो माफिया ग्रुप है जो सुशांत के पीछे पड़े थे। मुझे शक है कि सिर्फ नाना अकेला नहीं है। मीटू के बाद ना एक जो बॉलीवुड का जो माफिया ग्रुप है उनको तो मुझसे दिक्कत होगी ना, उनके नकाब उतर गए, उनको तो डर लगेगा ना कि तनुश्री दत्ता अगर वापस बॉलीवुड में आ गई, वापस स्टार बन गई, वापस फिल्में करनी शुरू कर दी तो और 10 लड़कियां आएंगी कि हाँ। जब तक मैं पागल बनती रहूं, जब तक मैं फिल्मों में से दूर रहूं तो दूसरी लड़कियां भी सोचेंगी देखो ये तनुश्री दत्ता ने मीटू किया और आज उसकी क्या हालत कर दी इन लोगों ने। क्या संदेश देंगी उन तमाम लोगों को जो आपके पीछे पड़े हैं? संदेश तो इन मेरे दुश्मनों ने दे दिया है, पूरे इंडिया में दे दिया है कि मीटू मूवमेंट अपने, अगर कोई आपको साथ शोषण कर रहा है, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है, कोई आपके साथ हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ये तनुश्री दत्ता जैसा हम हाल करेंगे। एक तो पूजा मिश्रा का हाल कर ही दिया, आपको पता है ना पूजा मिश्रा कौन है। अगर आप उसके बाकी चीज़ों को हटा कर 10% तो फैक्ट है ना उसकी बातों में।
मैंने भी 2018 में ना पूजा मिश्रा को बिलीव नहीं किया था। मुझे कुछ लोगों ने बोला था मैडम वो पूजा मिश्रा के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मैंने उसकी एक वीडियो देखने की कोशिश की, मेरा सर दुख गया। लेकिन जब मेरे साथ चीज़ें शुरू हुई ना, मैं सच में मैंने उसके वीडियोस देखे इत्मीनान से। मैंने बोला यार इस बंदी की कुछ तो बातों में पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। फ़र्क बस इतना है कि उसने ना, क्योंकि उसके साथ जब पहली पहली बार किसी के साथ होता है ना, तो उसके पास एग्जाम्पल नहीं होता फॉलो करने को, तो उसको समझ नहीं आया होगा कि कैसे डील कर। तो कंप्लेंट पे कंप्लेंट करती थी, भागती रही पुलिस स्टेशन। आपके पास पीछे अगर गिरोह पड़ा है ना, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। एक इंसान होता ना तो मैं उसकी फ़ोटो डाल के दे देती कि ये बंदा रोज़ मुझे फॉलो करता है। पुलिस जो आप बुला रही है, वे इंतजार कर रही है आपके आने का, तो आप जाऊंगी। कब जाओगे आप पुलिस? मैं मंडे को जाऊंगी, कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे वो वहाँ पे बिठा के ना रखें। 4 घंटा बिठा के वो मेरा एफआईआर लेंगे, फिर करेंगे भी नहीं कुछ। तो आई वॉन्ट टू गो विथ माई लीगल टीम, एंड आई वॉन्ट टू गो विथ सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर आई एम वेटिंग फॉर, कि हम जाए फटाफट। मैं लिख के सारा अपना कंप्लेंट दूंगी। इस बार मैं बैठ के वहाँ पे नरेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गई यहाँ पे मुझे पूरा गेम समझ में आ गया भाई साहब। आप कोई कुछ भी बोल ले, ये पागल हो गई है इसकी। मैं ना, आई कांट अफोर्ड टू बी मैड। मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरे को खिलाने वाला कोई नहीं है। मैं खुद अपना देखती हूँ। और अब तो ऐसा हाल है कि मुझे घर का काम भी खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेड वेड का वो सब चक्कर हो गया था। अब मुझे डर लगता है किसी को, मेड को भी घर में आने को, क्या पता आके क्या करेगी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में मैंने ले लिया है, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, मुझे बिल्ली को भी देखना पड़ता है, उसको भी खाना पीना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो मैड। अगर मेरे पास लग्जरी होती ना, तो आई वुड लव टू गो मैड, कि चलो पागल होके थोड़े दिन बैठे रहे। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बैठा के खिलाने वाला है। मेरी वो मुझे अपना करना पड़ता है। मेरा आध्यात्म का भी मेरी साधना चल रही है। मतलब मुझे दिन में कम से कम मैं 6 से 8 घंटा अपनी साधना में देती हूँ। उसका मतलब है कि मैं मौन में रहती हूँ, और मेरे दिमाग को भी मैं यहाँ वहाँ भटकने नहीं देती हूँ। और ये वही चाहते हैं कि मैं यहाँ भागूँ, पुलिस के पास भागूँ, कंप्लेन लेके करूँ, पागल हो जाऊँ। नहीं भाई, तुम कोशिश कर लो। मैं स्थिर हूँ, शिव बसे है मेरे अंदर, स्थिर है। मैं साक्षी भाव से सारी चीज़ें देखती हूँ। मुझे कब क्या करना है मैं तभी वो करती हूँ। पुलिस के पास मैं रिटर्न कंप्लेंट ड्रॉप करके आऊँगी। मीडिया के भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और ये 5 साल से चल रहा है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैं और एक हफ्ते भर लेट जाऊँगी? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और पुलिस का तो मैंने देख ही लिया वो क्या करते हैं। पुलिस अभी तो इंतजार करे ना कि आप आए और शिकायत दें, हम जांच इंतजार करें। पर करने दो, इंतजार वो करती है कुछ काम। पिछली बार कंप्लेंट किया मैंने, तुरंत गई थी कंप्लेंट करने के लिए, 4 घंटे एफआईआर भी लिखवाई, फिर भी 7 महीने बाद केस ही क्लोज किया ना। सुरक्षा दी उन्होंने, इमीडिएटली सुरक्षा दी थी मुझे। आप मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा की मांग कर सकती हैं, अभी टीवी9 के माध्यम से भी कर वो देंगे सुरक्षा मुझे 1 महीने के लिए। पिछली बार पुलिस ने भी दिया था सुरक्षा 1 महीने के लिए, चाय वाय पिलाया था, एफआईआर लिया था, फिर 7 महीने इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें मेरे सारे विटनेसेस को कॉल आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी, विटनेसेस को सारे भगा दिए। 7 महीने ने इन्हें क्या इन्वेस्टिगेशन करी मुझे नहीं पता। जब विटनेस ही भाग के गाँव चले गए हैं, सब दुबक के बैठे थे, क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड के कॉल आ रहे थे। विटनेसेस को पीसीओ से कॉल आ रहे थे, चुपचाप बैठो, अकेली रहती हो, अपनी माँ के साथ रहती हो। मुझे पता है यार, क्या बात कर रहे हो। मैं दिखती भोली हूँ नहीं, दिमाग चलता है मेरा। एंड मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आप अंदर से आप हिले हुए रहेंगे। मैं साधना में फोकस करती हूँ, जब मुझे सब समझ आता है, मुझे सब समझ आता है, इसलिए मैं अपने आप को स्थिर रखती हूँ। सही टाइम पे मैं सही चीज़ करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं भागूँ यहाँ, मैं भागूँ वहाँ। जब मैंने देख लिया यार, 2 बार मैंने पुलिस करके देख लिया, मैं अपने टाइम से जाऊँगी और पूरा लिख के मैं इस बार दे के आऊँगी। मैं वहाँ पे मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने वाली हूँ। वहाँ जाएंगे, बातें करेंगे, उम्मीद दिलाएंगे, ये वो, फिर ढोंग करेंगे, फिर मुझे ही बुरा दिखाएंगे। हाँ, स्टाफ चेंज हुआ है, अग्रीड, आई विल डू इट। मीडिया के इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाए मेरे, मैं मंडे का सोच रही हूँ, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वो आ सकते हैं मेरे साथ मंडे तक तो ठीक है, वरना मैं मंडे या ट्यूसडे मैं चली जाऊँगी, अपने लीगल टीम के साथ ही चली जाऊँगी। और तब तक मैं लिख कर, ये 5 साल का कोटा मुझे बनाना है। आज तो आपने ही मुझे बताया, आपने ही मुझे बताया कि वहाँ जाके आप लिखोगे, इससे अच्छा आप लिख के जाओ। तो मुझे 5 साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं डिटेल में मुझे लिखने में टाइम तो लगेगा। मैं पिछले 2 दिन से इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे क्या पता था इतना वायरल हो जाएगा सब कुछ। तो कोई लोग ना सामने वाले को बुरा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।
मैडम ने ये बोला, मैडम ने वो बोला। आप कल पुलिस स्टेशन आइए और जो पुलिस मेरे पास मिलने आया था उसके सामने आप इंटरव्यू लीजिए। मैंने उसको बोला मैं नहीं आऊँगी। किसने बोला आपको कि मैं नहीं आऊँगी? नहीं, पुलिस ने कहा कि आपने अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं आई है कंप्लेंट दर्ज कराने, मैंने उनको तभी भी और बोला जब था। पुलिस आपके घर पे गई थी उस वक्त भी आपने बोला था कि मैं अभी कंप्लेंट नहीं दूंगी। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला मैं आती हूँ कुछ दिन में। उनसे तो मेरी इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है ना। मैंने मुद्दा तो बता ही दिया है। पुलिस को पता चल गया है कि मुझे हरास किया जा रहा है। अब जो डिटेल्ड है मैं वहाँ जाके लिखूँ, उससे अच्छा मैं लिख के जाती हूँ। और 5 साल में कितनी सारी चीज़ें हुई है, कितनी सारी चीज़ें हुई है। मुझे टाइम तो लगेगा लिखने में, और मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। मैं जब से काशी से वापस आई हूँ, ये जो सारा मेरा 5 साल का ये जो स्ट्रेस हुआ है ना, काम बिगाड़ दिया। एक हमेशा जो एक काम प्रोजेक्ट वर्कआउट होता है ना, एक उम्मीद जागती है, आप उस पर काम करते हो, फिर बिगड़ जाती है। कोई लॉबी काम कर रही है जो सुशांत सिंह के जैसे मेरा काम वाम बिगाड़े, तो मैंने उसको भी अपने आप को संभाल लिया कि चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा जब होगी तो कोई शैतान भी सामने आ जाए ना, मेरा काम बनेगा। तो मैं सब समझ के, सब तरीके से मैं करती हूँ। पिछली बार भी मीडिया ने बोला एफआईआर क्यों नहीं करती, मीडिया में सिर्फ बात क्यों कर रही हूँ, करके देख लिया क्या घंटा मैंने उखाड़ लिया एफआईआर करके। ये मुझे ना बातों में मत घुमाइए। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं पब्लिक को बोल रही हूँ, बाकियों को बोल रही हूँ। यू आर डीलिंग विद अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई एम नॉट स्टूपिड। मैं सुंदर सुंदर ग्लैमरस दिखती हूँ, कभी कभार मैं भोले बिहेव भी करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी मौज में रहती हूँ। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और डेफिनेटली मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और ये जो पब्लिक है ना, जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है, जो गुंडे गुर्दे, उनको भी बात समझ में आ गई है। इसलिए वो भी पहले तो झुंड के झुंड फॉलो करते थे, आजकल इक्के दुक्के दिखते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डरूं, रिएक्ट करूं। आई डू नॉट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड। तो वो भी थोड़ा अब हल्की फुल्की इंसिडेंट्स होते हैं। जाते जाते मेरा एक सवाल है, लंबे समय से दर्शकों ने आपको पर्दे पर नहीं देखा है, कब देखने को मिलेगा? जब भगवान की मर्जी होगी। कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रही है? अभी तो फिलहाल नहीं। मैंने क्या किया, जब मैंने देखा ना कि मेरे प्रोजेक्ट साबोटाज हो रहे हैं, तो मैंने चीज़ों को परसू करना ही बंद कर दिया। उनको मैं मज़ा नहीं लेना देना चाहती हूँ। वो चाहते थे कि मेरा कोई प्रोजेक्ट हो, फिर मैं एक्साइट हो जाऊँ, फिर मैं दुखी हो जाऊँ। नहीं, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। जब मेरा वक्त आएगा, अब जब मुझे पता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे हर चीज़ को होते होते वो ख़राब कर दे रहे हैं, तो ये क्या गेम है? मुझे नहीं खेलना है इनके साथ। तुम किसी और के साथ जाके खेलो, मुझे तुम्हारे खेल में हिस्सा ही नहीं कर लेना है। तो मैं क्या स्थिर हो गई। प्रोजेक्ट आता था तो मैं कंसिडर करती थी, अगर होता था जाता था, जो आए सो अच्छा, जो ना हो तो भी अच्छा। मैंने वो मेंटालिटी अपनी रख ली। मैं अपना साधना करती हूँ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं वो कर रही हूँ। आएगा तो आएगा, फ्यूचर में होगा तो होगा, कर लूँगी। मैंने मना कुछ नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई।